क्वेश्चन कहता है कि 2020 का सरस्वती सम्मान किसे मिला है। 2020 का जो सरस्वती सम्मान है वो किसे मिला है। तो देखिए 2020 का जो सरस्वती सम्मान है वो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को मिला है और ये 30वां सरस्वती सम्मान दिया गया, याद रखिएगा 30th सरस्वती सम्मान दिया गया है किसको, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को, और ये मराठी लेखक हैं। मराठी उपन्यास सनातन के लिए इनको दिया गया है और इस पुस्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो 2018 है, यानी कि 2018 में सनातन जो है पुस्तक प्रकाशित हुई थी जो कि मराठी में है। और पुस्तक में दलित संघर्ष के महत्वपूर्ण सामाजिक और ऐतिहासिक दस्तावेजों का संग्रह है, ठीक है। और आप ये जो देख रहे हैं इमेज, यही वो शख्स हैं डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। और वहीं अगर हम 29वां सरस्वती सम्मान की बात करें जो 2019 में दिया गया था, तो ये प्रसिद्ध सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को दिया गया था उनकी कहानी संग्रह चेकबुक के लिए, ठीक है। किसके लिए, चेकबुक के लिए, और इनको मिला सनातन के लिए, ठीक है। और ये शख्स हैं आपके वासुदेव मोही। 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी और यह सम्मान जो है प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित भारतीय लेखक जो हैं उनकी उत्कृष्ट साहित्य कृति को प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार के तहत प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 15 लाख रुपए की नगद पुरस्कार दी जाती है। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि जो भी सरस्वती सम्मान की बात आई, तो सरस्वती सम्मान जो है 1991 में स्टार्ट हुआ के बिरला के द्वारा। तो पहले जो शख्स हैं जिनको ये मिला था वो थे हरिवंश नारायण बच्चन, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन जो हैं उनको पहला मिला था, ठीक है, याद रखिए 1991 में इनको मिला था। वहीं हम लोगों ने देखा कि 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषा में, ठीक है, ये दिया जाता है। तो 8वीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो आपको मैं बता दूं कि जो हमारा संविधान का भाग 12 है, ठीक है, संविधान का जो भाग 12 है, ठीक है, इसमें अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक अनुच्छेद जो है आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। और इसी के अंतर्गत, ठीक है, आपको 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, यानी कि जो हमारा 8वीं अनुसूची है इसमें कितने भाषाएं शामिल हैं, 22। और जब हमारा संविधान बन रहा था तो शुरुआती दौर में इसमें 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। और उसके बाद 1967 में, कब, 1967 में 21वां संविधान संशोधन जो हुआ, ठीक है, 1967 में 21st अमेंडमेंट जो हुआ हमारा संविधान में, उसके अंतर्गत 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। और 1992 में 71वां संविधान संशोधन जो हुआ, कब, 1992 में, इसके अंदर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। और 2003 में, ठीक है, 2003 में 92nd अमेंडमेंट जो हुआ इसके अंतर्गत, ठीक है, जो कि प्रभावी कब हुआ था, 2004 से। 2003 में हुआ था लेकिन 2004 में प्रभावी हुआ था। और इसके अंतर्गत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। देखिए हमारे देश में कुछ शास्त्रीय भाषाएं भी हैं जिनकी संख्या 6 है, ठीक है। और अगर इसमें देखें तो तमिल को 2004 में घोषित किया गया शास्त्रीय भाषा, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, आप नोट कीजिएगा, ठीक है। और तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ हम लोगों ने देखा, कन्नड़ को 2008, तेलुगु को 2008 और मलयालम को दिया गया था 2013 में घोषित किया गया था, ठीक है। और उड़िया को 2014 में। ये सभी जो हैं शास्त्रीय भाषाएं हैं और 6 हैं इनकी संख्या, ठीक है। और सभी शास्त्रीय भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न हम देखें तो ये रहा आपके स्क्रीन पर। अगला प्रश्न देखिए, 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया। 2020 का गांधी शांति पुरस्कार जो है किसे दिया गया, तो ये दिया गया है बांग्लादेश के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। और ये वो शख्स हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। यह पुरस्कार जो है उनके अहिंसक एवं अन्य गांधीवादी तरीकों के जरिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया गया है, ठीक है। और 2019 का यह जो पुरस्कार है ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को प्रदान किया गया। और आपको मैं बता दूं कि 22 मार्च 2021 को केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा किया गया था कि 2019-20 का जो गांधी शांति पुरस्कार है वो दोनों संयुक्त रूप से दिया जाएगा। और ये पुरस्कार जो है भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है जिसे वर्ष 1995 से प्रदान किया जा रहा है, यानी 1995 में इसकी शुरुआत हुई है। और इस पुरस्कार की स्थापना महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर की गई थी।
ठीक है, याद रखिएगा कब इसकी शुरुआत हुई, 1995 में। और किसके उपलक्ष्य में, तो महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर इसको शुरू किया गया था। और इसके अंतर्गत पुरस्कार राशि के तौर पे 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। कितना, 1 करोड़ रुपया। तो यहाँ पे थोड़ा हम दो चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि ये बांग्लादेश के थे संस्थापक, है ना। तो बांग्लादेश का कैपिटल अगर हम देखते हैं तो कहाँ है, ढाका है। करेंसी चलती है बांग्लादेश टाका। पीएम जो वर्तमान में है यानी प्रधानमंत्री जो है शेख हसीना है, और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। देखिए यहाँ पे जो गंगा है, ठीक है, गंगा को क्या कहा जाता है बांग्लादेश में, पद्मा। और यहाँ की जो फर्टाइल जमीन है वो कौन बनाती है, तो बनाता है मेघना और जमुना। ठीक है, मेघना और जमुना यहाँ की फर्टाइल लैंड बनाती है। बांग्लादेश विक्ट्री डे अगर हम देखें तो 16 दिसंबर 1971, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। और जो संविधान बना वो 16 दिसंबर कब लागू हुआ यहाँ पे, 1972 को, ठीक है। बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कितना है, 496 किलोमीटर, ठीक है। भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो 496 किलोमीटर है। और अगर इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जो कि इससे सीमा साझा करती है, तो वो आपका कौन कौन सा, असम है, वेस्ट बंगाल है, मिजोरम है, मेघालय है और त्रिपुरा है। और सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ हमारा स्टेट वो है वेस्ट बंगाल। और कितना करता है भाई, तो 2217 किलोमीटर। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश और इंडिया का जो लाइन है जो सेपरेट करता है एक दूसरे को, वो कौन सा है, रेड क्लिफ है। याद रखिएगा, रेड क्लिफ जो है वो सेपरेट करता है इंडिया को बांग्लादेश से, ठीक है। वहीं अगर हम दूसरी बात करते हैं ओमान की, ठीक है, ओमान जहाँ के सुल्तान थे काबूस बिन जैद अल सैद, जिनको कि ये दिया गया पुरस्कार। तो ओमान का जो कैपिटल है वो मस्कट है। करेंसी चलता है यहाँ पे ओमानी रियाल, और ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक। यहाँ पे अपर हाउस जो है उसको मजलिस अल दौला कहा जाता है, और लोअर हाउस जो है उसको मजलिस एट सूरा कहा जाता है, मजलिस अल सूरा कहा जाता है। याद रखिए, जिस तरह से हमारे देश में अपर हाउस को राज्यसभा कहा जाता है, लोअर हाउस को लोकसभा कहा जाता है, उसी तरह से वहाँ का जो अपर हाउस है ओमान का उसको मजलिस अल दौला कहा जाता है, और जो लोअर हाउस है उसको मजलिस अल सूरा कहा जाता है। और अभी वर्तमान में सुल्तान जो हैं हैमत बिन तारिक हैं, और क्राउन प्रिंस हैं त्याजीन बिन हैतम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो आप यहाँ शख्स को देख रहे हैं, यही वो शख्स है जो कि एनएसजी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक बने हैं, और इनका नाम है एम.ए. गणपति। और आपको मैं बता दूं इनका जो कार्यकाल है वो 29 फरवरी 2024 तक रहेगा। और इससे पहले वो नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCS के महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। और इस पद पर जो अतिरिक्त प्रभार चल रहा था, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के अतिरिक्त प्रभार के तौर पर देख रहे थे एस देसवाल, उनका स्थान इन्होंने लिया है। एनएसजी की अगर बात करें यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की बात करें तो 1986 में आतंकवादी और अपहरण जैसी घटनाओं से निपटने के लिए संघीय आकस्मिक बल के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सैंगे ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। सैंगे ज्वालामुखी जो है वो कौन से देश में, आप देख रहे हैं ज्वालामुखी बहुत ही एक्टिव वोल्केनो है और इसने काफ़ी तबाही मचाई थी, काफ़ी कुछ हुआ था। चलिए देखते हैं कहाँ पे है। सैंगे ज्वालामुखी जो है इक्वाडोर में है, और ये आपका लगभग 5230 मीटर यानी कि 17,159 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और विश्व भर में सबसे सक्रिय यानी एक्टिव ज्वालामुखी जो है, एक्टिव वोल्केनो जो है, उसमें से एक ज्वालामुखी ये आता है आपका इक्वाडोर में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। और ये ज्वालामुखी जो है आपका मोरोना सैंटियागो प्रांत में एक जंगल में स्थित है। अगर हम और कुछ चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो वोल्केनो है 11 मार्च 2021 को इसमें विस्फोट शुरू हुआ था, और आकाश में इससे तकरीबन 8500 मीटर तक राख का धुआं जैसा बादल पूरा बन गया था, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इसका प्रभाव जो है 50 किलोमीटर दूर के शहरों में देखने को मिला। वहाँ के जो बादल थे पूरा धुआं हो चुका था, और लगभग 5230 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितना, 5230 मीटर, जो यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इक्वाडोर की, तो इक्वाडोर का कैपिटल क्यूटो है, और सबसे बड़ा शहर जो है गुआयाकिल है। प्रेसिडेंट जो हैं गुइल्मेरो लासो हैं, और करेंसी जो है यूनाइटेड स्टेट डॉलर यहाँ पे चलता है, ठीक है। गुइल्मेरो जो है यहाँ के क्या हैं, राष्ट्रपति, याद रखिएगा गुइल्मेरो, ठीक है। अगला प्रश्न करने से पहले एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, इक्वाडोर जो है अपने तेल संसाधनों पर निर्भर है, ठीक है। यहाँ पे तेल
का उत्पादन ज़्यादा होता है और इसी पे ये पूरी तरीके से नहीं बल्कि हाफ से ज़्यादा इसी पे 60% इसी पे डिपेंडेंट है, ठीक है, तेल पे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न कहता है पंपदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पंपदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये आपका केरल में है और आपको मैं बता दूं कि ये केरल के मरायपुर शहर में स्थित है। कहाँ पे? मरायपुर। और यह भारत के छोटे राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। अगर इसका हम फैलाव देखें तो 1.32 वर्ग किलोमीटर इसका फैलाव है। और वहीं अगर केरल की बात आती है तो केरल का जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम है। आप सबको पता है गवर्नर जो है वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान है और सीएम जो है पिनाराई विजयन है और एक किस पार्टी के हैं? CPI-M से हैं। अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा और चीज़ों को देखते हैं केरल के बारे में तो केरल को स्टेटहुड का जो दर्जा मिला वो मिला था 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। यहाँ पे जिलों की संख्या की बात करें तो 14 हैं और विधानसभा की सीट यहाँ पे 141 है, लोकसभा की सीट यहाँ पे 20 है और राज्यसभा की सीट यहाँ पे 9 है। केरला हाईकोर्ट कहाँ पे है? कोची में, ठीक है। कहाँ पे है? कोची में है, ठीक है। और वहीं आपको बताऊं कि ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे जो है मलयालम है, ठीक है, मलयालम है और दूसरा है इंग्लिश, ठीक है। वहीं अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें, ठीक है, 2011 के अकॉर्डिंग सेक्स रेशियो बात करें तो 1000 पुरुष पे यहाँ पे महिलाओं की संख्या जो है 1080 है, ठीक है, यानी यहाँ पे महिला ज़्यादा है। और वहीं अगर हम केरला का राजकीय वृक्ष की बात करें, स्टेट ट्री की बात करें तो क्या है? कोकोनट ट्री, ठीक है। और फ्रूट में अगर देखते हैं तो जैक फ्रूट यानी कटहल। और बर्ड की बात करें तो ग्रेट हॉर्नबिल जो है यहाँ का राजकीय पक्षी है। और केरला को कई उपनाम दिए गए हैं जैसे लैंड्स ऑफ कोकोनट, गॉड्स ऑन कंट्री और स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, ये सभी केरला के उपनाम हैं, ठीक है। चलिए और उससे पहले एक चीज़ और मैं बता दूं कि केरला का अगर हम एरिया देखते हैं, क्षेत्रफल देखते हैं तो 38,863 किलोमीटर या 38,863 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न कहता है, साइंस का क्वेश्चन है, यदि आप स्थिर वायु में धूल कणों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो वे आपको हर समय इधर उधर चलते हुए दिखाई देंगे। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो ये जो परिघटना है, ये जो घटना है उसको ब्राउनी प्रभाव कहा जाता है, ब्राउनी इफेक्ट कहा जाता है। देखिए किसी भी कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करना जो है ब्राउनी गति कहलाता है। इसकी खोज की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में किया था। कारण क्या है? तो ब्राउनी गति कोलाइडी कणों के परिक्षेपण माध्यम के अणुओं से टकराने पर उत्पन्न होती है, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। यही है ब्राउनी मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। और इस चीज़ को याद रखिएगा, कारण क्या है? तो कोलाइडी कणों के परिक्षेपण माध्यम से अणुओं का जो टकराव होता है उसी का जो उत्पन्न होता है उसी को हम कहते हैं क्या? ब्राउनी प्रभाव, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद क्या जोड़ा गया था? देखिए मौलिक कर्तव्य जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में है, ठीक है, और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद जोड़ा गया था। और इन्हें मनाने के लिए या इन्हें मानने के लिए किसी भी, देखिए जो हमारा मौलिक कर्तव्य है इसको मानने के लिए हमें बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। और ये 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 42 अमेंडमेंट जो हुआ था उसके बाद जोड़ा गया था। और 42वें संशोधन ने प्रस्तावना में भी संशोधन किया और भारत के विवरण को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से क्या कर दिया गया? संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। और राष्ट्र की एकता जो है, इस शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में भी बदल दिया गया है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन की, तो ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हैं आपके सरदार स्वर्ण सिंह, और 1976 में हुआ था। पारित जब हुआ था, कब हुआ था? 11 नवंबर 1976 को, ठीक है, पारित हुआ था 1976 को। पास कब हुआ था? तो 18 दिसंबर 1976 को। और इस शुरुआत कब हुआ? 3 जनवरी 1977 को, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन के दौरान सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी शब्द को जोड़ा गया था। और देखिए राज्य सूची से जो 5 विषयों हैं उनको समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया था इसी अमेंडमेंट के अंदर। और इसके अंतर्गत कौन था, क्या था? शिक्षा, वन, वजन और माप, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन, ये सभी जो हैं क्या किसके अंदर? समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया। और 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची आता है। आपको मैं बता दूं 7वीं अनुसूची
राज्य और संघ के मध्य के अधिकारों का उल्लेख करता है, जो कि इसके अंतर्गत क्या आता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो सांख्यिकी दिवस 2020 का मुख्य विषय क्या था, यानी थीम क्या था। तो देखिए सांख्यिकी दिवस मनाया कब जाता है, तो आपको मैं बताऊं कि सांख्यिकी दिवस जो है 29 जून को मनाया जाता है, 29 जून को मनाया जाता है। और 2020 का जो थीम था यानी मुख्य विषय जो था वो था SDG 3 और SDG 5। तो ये क्या है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि आखिर सांख्यिकी दिवस जो मनाया जाता है कौन से मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। तो 29 जून को हर साल सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और 2020 में जो मनाया गया ये 14th सांख्यिकी दिवस था, ठीक है, 14वां सांख्यिकी दिवस मनाया गया। और थीम जो था वो था SDG 3 यानी कि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करें और सभी उम्रों के लिए कल्याण को बढ़ावा दें। और SDG 5 यानी लैंगिक समानता हासिल करें और सभी महिलाओं तथा लड़कियों को अधिकार संपन्न बनाएं। और आखिर ये जो मनाया जाता है 29 जून को क्यों मनाया जाता है, तो प्रसिद्ध सांख्यिकीविद जो थे प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिसको हम सब जानते हैं PC महालनोबिस के नाम पे, इनकी जयंती पर मनाया जाता है। और भारत सरकार के द्वारा 2007 में प्रतिवर्ष 29 जून को यह दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, ठीक है। 2007 से इस दिन को मनाने की घोषणा की गई थी, कब, हर वर्ष 29 जून को। प्रोफेसर PC महालनोबिस जो थे इनका जन्म 29 जून 1893 को हुआ था, ठीक है। और इन्हीं की जयंती पर इसको मनाया जाता है। और उन्होंने वर्ष 1934 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी, ठीक है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया था, तो प्रोफेसर PC महालनोबिस ने किया था। कब किया था, 1934 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि IT कंपनी विप्रो लिमिटेड के CEO और MD कौन है। तो देखिए विप्रो जो है ये प्रमुख IT कंपनी है, इसके जो CEO और MD हैं वो थियरी डेलापोर्ट बने हैं, ठीक है। और याद रखिएगा मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक जो हैं वो कौन है, विप्रो के थियरी डेलापोर्ट हैं। और 6 जुलाई 2020 को इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है इस पद पे। और इससे पहले वो कैपजेमिनी समूह के मुख्य परिचालन अधिकारी के तौर पे कार्यरत थे। और इस पद पर अबिदाली नीमचवाला का स्थान इन्होंने लिया है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। किसका स्थान लिया है, अबिदाली नीमचवाला का स्थान इन्होंने लिया है। और वर्तमान में विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष जो हैं वो है ऋषद प्रेम जी, ठीक है, अजीम जी प्रेम जी के पुत्र। और अगर हम बात करते हैं विप्रो अस्तित्व में कब आया, तो 29 दिसंबर 1945 को आया। और इसके ऑनर हैं अजीम प्रेम जी और इन्हीं के पुत्र ऋषद प्रेम जी जो कि अभी इसके अध्यक्ष है। हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है। देखिए ये मनाया जाता है 29 मई को, ठीक है। क्यों मनाया जाता है, तो 29 मई 1953 को नेपाल के तेंजिंग नॉर्वे शेरपा और न्यूजीलैंड के एडमंड हेनरी जो है पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, आप सबको पता है, ठीक है। इन दोनों का नाम आपको पता है, तेंजिंग और एडमंड का आपको नाम पता है। तो ये एक नेपाल के थे और एक न्यूजीलैंड के थे। और एक कब चढ़े थे, 29 मई 1953 को। तो नेपाल ने वर्ष 2008 से इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया जब महान पर्वतारोही एडमंड हेनरी का निधन हुआ, ठीक है। इनका जब निधन हुआ उसके बाद इसको नेपाल ने मनाने का निर्णय लिया। और ये दिवस जो है काठमांडू और एवरेस्ट क्षेत्र में विशेष कार्यक्रम के साथ मनाया जाता है, मतलब विशेष तौर पर इसको मनाया जाता है। एवरेस्ट पर्वत जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, आप सबको पता है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसी पर्वत को नेपाल में सागरमाथा के तौर पर जाना जाता है और तिब्बत में चोमोलुंगमा के तौर पे इसको जाना जाता है, ठीक है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, सागरमाथा, और तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। लेकिन पूरा वर्ल्ड इसको किस नाम से जानता है, माउंट एवरेस्ट के नाम पे, ठीक है। चलिए और नेपाल का आप सबको पता है कैपिटल जो है काठमांडू है। और यहाँ पे जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी हैं। और यहाँ पे जो करेंसी चलता है वो नेपाली रुपया चलता है, ठीक है, रुपया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पुस्तक द इकाबॉग की लेखक या लेखिका कौन है। इकाबॉग की लेखक या लेखिका की बात हुई है तो इसके लेखिका जो है JK रॉलिंग है। कौन है, JK रॉलिंग। और इस पुस्तक की कहानियों को 10 जुलाई 2020 तक प्रतिदिन इंस्टॉलमेंट में यानी किस्तों में theikablog.com पर मुफ्त में प्रकाशित किया गया, यानी फ्री में प्रकाशित किया गया।
और इस पुस्तक का जो ऑफिशियली जो प्रकाशन हुआ, पब्लिश जो हुआ, ये नवंबर 2020 में हुआ। ठीक है, उसके पहले वेबसाइट पे अवेलेबल था किस्तों में। अंग्रेजी में लिखित है और आपको मैं बताऊं कि अंग्रेजी में लिखित उनकी उपन्यास श्रृंखला हैरी पॉटर 21वीं सदी के सबसे मशहूर उपन्यासों में से एक है। ठीक है, हैरी पॉटर जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा, जेके रॉलिंग के द्वारा ही। और उनके द्वारा लिखित अन्य उपन्यास जो है कैजुअल वैकेंसी और रॉबर्ट गेलब्रेथ। याद रखना है दो चीज़ों को। अगर आपसे पूछा जाए कि हैरी पॉटर जो है उसके लेखक कौन है, तो जेके रॉलिंग ही है, और कैजुअल वैकेंसी पूछा जाए तो उसके भी लेखक हैं, रॉबर्ट गेलब्रेथ भी पूछा जाए तो जेके रॉलिंग है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। एक क्वेश्चन से बहुत से क्वेश्चन यहाँ पे हम रिवाइज कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटीन्ड सिटी के लेखक कौन है? पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटीन्ड सिटी के लेखक कौन है? तो कौन है? फांग फांग। कौन है? फांग फांग। देखिए मई 2020 में जो पुस्तक है वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटीन्ड सिटी प्रकाशित हुई थी, पब्लिश हुई थी, और इस पुस्तक के जो लेखक थे वो चीनी साहित्यकार फांग फांग है। ठीक है, इस पुस्तक में लेखक की ऑनलाइन डायरी के अंश को और जो सोशल मीडिया पोस्ट थे उनको संकलित किया गया है। और वुहान में जो 25 जनवरी को कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगाया गया था, उसके बाद ही फांग फांग ने अपनी डायरी लिखनी शुरू की थी ऑनलाइन। ठीक है, और इस पुस्तक का जो अनुवाद किया, ट्रांसलेट जो किया है, वो माइकल बेरी ने किया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए वुहान डायरी का जो अनुवाद है, ट्रांसलेट जो किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, तो माइकल बेरी के द्वारा किया गया। अगर हम चाइना की बात करते हैं, चाइना कैपिटल जो है बीजिंग है, और सबसे बड़ा जो शहर है वो संघाई है, और आर्थिक राजधानी भी देखें तो संघाई है। ठीक है, यहाँ पे करेंसी चलती है रेनबी और युआन, और यहाँ पे वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? शी जिनपिंग। लेकिन आपको बताना है कमेंट करके कि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, चाइना के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? चाइना के प्रधानमंत्री का नाम आपको कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेनली कप किससे संबंधित है? तो ये आइस हॉकी से। स्टेनली कप किससे संबंधित है? आइस हॉकी से है। आइस हॉकी जो है मेनली कनाडा, मध्य और पूर्वी यूरोप, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे लोकप्रिय है। याद रखिएगा, जो आइस हॉकी है, आइस हॉकी कनाडा का आधिकारिक राष्ट्रीय शीतकालीन खेल है। ठीक है, विंटर में खेला जाता है, और शीतकालीन ओलंपिक खेलों में आइस हॉकी प्रमुख खेलों में से एक है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आइस हॉकी का जो खेल परिसर होता है उसको क्या कहा जाता है? रिंक कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, आइस हॉकी का जो खेल परिसर होता है उसको रिंक कहा जाता है। नंबर ऑफ प्लेयर्स की बात करें तो 6 होते हैं, 3 फॉरवर्ड्स, 2 डिफेंसमैन और 1 गोल टेंडर होते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर 6 प्लेयर इसमें होते हैं। अगर हम इसके ओलंपिक में जो पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो 1920 में मेंस ने पार्टिसिपेट किया था, मेंस टीम समर ओलंपिक के लिए। 1924 से अभी तक, ठीक है, विंटर में मेंस पुरुष टीम जो है वो शामिल हो रही है। और 1998 से महिला टीम भी जो है विंटर यानी कि जो शीतकालीन का जो ओलंपिक होता है उसमें शामिल हो रही है। कब? अभी तक। ठीक है, 1998 से इनकी शुरुआत हुई, और 1924 से पुरुष, और अगर समर की बात की जाए तो 1920 से। ठीक है, ये इनकी आइस हॉकी की हिस्ट्री है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? मुंबई में। देखिए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की जो स्थापना है भारत के परमाणु वैज्ञानिक जो थे होमी जहांगीर भाभा, इनके द्वारा किया गया था। और अगर इस संस्थान की स्थापना की बात करते हैं तो 1 जून 1945 को किया गया था सर दोराबजी टाटा न्यास की सहायता से। ठीक है, और इस संस्थान ने सर्वप्रथम भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जो है, ठीक है, इसमें अपने कैंपस को स्थापित किया था और ब्रह्मांड किरण के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया था। ठीक है, और 1945 के अक्टूबर मंथ में संस्थान को मुंबई हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक है, 1 जून 1945 को स्थापना इसका हुआ, और जो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है उसी के कैंपस के अंदर इसने कार्य करना शुरू किया, और किस पे? ब्रह्मांड किरण पे। ठीक है, और उसी वर्ष अक्टूबर माह में इस संस्थान को कहाँ पे शिफ्ट किया गया? मुंबई में, महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, रिबन का इस्तेमाल किस प्रकार के प्रिंटिंग में किया जाता है? यहाँ पे कंप्यूटर से क्वेश्चन है, तो ये डॉट मैट्रिक्स में क्या किया जाता है? रिबन का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, यह कौन सा है? देखिए, भारतीय संविधान में समानता का जो अधिकार के 5 अनुच्छेद हैं वो 14 से 18 है। 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है
हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन वहीं अगर आपसे पूछा जाता कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। लेकिन यहाँ पूछा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, तो ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। और 2020 में इस दिवस का जो थीम था, मुख्य विषय जो था वो क्या था, री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। क्या था, री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। ठीक है, 2020 का थीम था। 4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यानी यूएनजीए ने विश्व में प्रवासी की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए हर साल 18 दिसंबर को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। कब किया था, 4 दिसंबर 2000 को। और यह जो दिन है प्रवासी कामगार और उनके परिवार के सदस्यों के अधिकारों का संरक्षण करने पर 18 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन द्वारा अपनाए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को अपनाने की वर्षगांठ का सिंबल है, प्रतीक है। ठीक है, तो याद रखना 2 चीजें, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। 2020 का थीम क्या था, री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। ठीक है, चले आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पुस्तक है सतीत्व का श्राप और अनुबंध, इसके लेखक कौन है। तो देखिए, सतीत्व का श्राप और अनुबंध के जो लेखक हैं कर्नल सीएम नौटियाल हैं। ठीक है, इनकी पुस्तक है दोनों। और 16 दिसंबर 2020 को उत्तराखंड के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, इनको दोनों पुस्तक जो है सतीत्व का श्राप और अनुबंध, इन दोनों का विमोचन करने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, या कह ले कि इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया था। और इन दोनों पुस्तक के जो लेखक हैं हम लोगों ने देखा कर्नल सीएम नौटियाल हैं। और अगर हम बात करते हैं इन पुस्तक के बारे में, क्या फीचर्स इन पुस्तक की, क्या इसमें दिया गया है, तो सतीत्व का श्राप जो है इसमें एक और समाज के व्याप्त कुरीतियों को सामने लाने का प्रयास किया गया है, क्या क्या कुरीतियाँ चल रही है हमारे समाज में। वहीं इस पुस्तक में भी संदेश देने का प्रयास किया गया है कि सामाजिकता के विरुद्ध मनुष्य चाहे अपने किए अपराधों को कितना भी छिपाने का प्रयास करे, पीड़ित की जो अंतरात्मा है उसका प्रतिफल अपराधी को अवश्य प्राप्त होता है। यानी कि अगर आप कितना भी अपराध करते हैं, आप सोचते हैं कि उसको छिपा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। जो पीड़ित है उसका अंतरात्मा का प्रतिफल अपराधी को अवश्य प्राप्त होगा, ये इस पुस्तक में बताया गया है। वहीं अगर हम पुस्तक अनुबंध की बात करते हैं तो इसमें लेखक ने मानवीय संवेदनाओं और संबंधों को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। और इस पुस्तक के अंदर 2013 में जो केदारनाथ में आपदा आई थी और उसमें देश का जो मानवता पर पड़ने वाले प्रभाव थे उसको भी इसमें निरूपित किया गया। देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ों को आपको और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है उत्तराखंड की। तो देखिए, उत्तराखंड जो है इसका कैपिटल जो है देहरादून है ना। और उत्तराखंड अस्तित्व में कब आया था, तो ये आया था आपका 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगर इसकी एरिया की बात करते हैं तो 53,483 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे वर्तमान में गवर्नर जो हैं गुरमीत सिंह है। ठीक है, इन सब चीज़ों को ना अपडेट करते रहिएगा टाइम टू टाइम। सीएम की अगर हम बात करें तो कौन है, पुष्कर सिधामी। ठीक है, इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। विधानसभा की सीटों की अगर संख्या की हम बात करते हैं उत्तराखंड में तो 71 है। और वहीं अगर हम लोकसभा की सीटों की बात करते हैं तो 5 है। और राज्यसभा की सीटों की संख्या की बात करते हैं तो 3 है। एक चीज़ और याद रखिएगा, फर्स्ट सीएम ऑफ उत्तराखंड, अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड का कोई पेपर देने वाले हैं तो उसमें कई दफ़ा पूछा है, तो कौन थे, नित्यानंद स्वामी। ठीक है, कौन थे, नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद स्वामी जो थे पहले सीएम थे। और वहीं अगर गवर्नर की बात की जाए, पहले गवर्नर उत्तराखंड के तो थे सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लेंगे। और यहाँ के कुछ प्रमुख दर्रे हैं जो कि बरास है, माना है, लिपुलेस है, रालम पास है, थांगला है, मरहिला है ना, लोवेपुरा है, ये सभी हैं उत्तराखंड के दर्रे। इन सब चीज़ों को भी आप नोट कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न कहता है किसान दिवस किस नेता की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। किसान दिवस किस नेता की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, तो ये चौधरी चरण सिंह के जयंती पर मनाया जाता है। और आपको मैं बताऊं कि हर वर्ष 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। कब, 23 दिसंबर को। और ये दिवस है, भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, इन्हीं की जयंती पर मनाया जाता है। और इनका जन्म जो हुआ था 23 दिसंबर 1902 को नूरपुर गांव जो कि हापुड़ कस्बा में पड़ता था, मेरठ जिला, और उस समय यूनाइटेड प्रोविंस जो था उसमें आता था। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो हापुड़ उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था।
और भारत के 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री रहे थे। अगर हम इनके बारे में थोड़ा और चीज़ों को देखें तो याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो हुआ था 29 मई 1987। ठीक है, इनकी समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? इनकी समाधि स्थल को हम कहते हैं किसान घाट। क्या कहते हैं? किसान घाट। ठीक है, और याद रखना है आपको कि इन्हीं के पुत्र थे अजीत सिंह, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक थे, और उनके पुत्र हैं भी कौन? जयंत चौधरी, जो कि उस पार्टी को संभाल रहे हैं। ठीक है, और इनके जो पुत्र थे अजीत सिंह, इनका मृत्यु कब हुआ था? 6 मई 2021 को। ठीक है, 1900 नहीं, 2021 को। कुछ और की समाधि स्थल की बात करें तो बाबू जगजीवन राम, जो कि पहली जो स्पीकर बनी थी लोकसभा की, महिला स्पीकर, उनके पिता जो थे बाबू जगजीवन राम, उनका समाधि स्थल को समता स्थल कहा जाता है। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करते हैं गुलजारी नंदा का समाधि स्थल का, तो नारायण घाट। और लाल बहादुर शास्त्री की आप सबको पता है समाधि स्थल क्या कहलाता है? विजय घाट। और जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रीय गणित दिवस जो है ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। हर वर्ष 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? आपका राष्ट्रीय गणित दिवस, यानी नेशनल मैथमेटिक्स डे। ठीक है, यह जो दिवस है आपका प्रसिद्ध गणितज्ञ जो थे श्रीनिवासन रामानुजन, इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और उनका जन्म जो हुआ था 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। कहाँ पे? मद्रास। ठीक है, और वहाँ पे एक नगर है टूर इरोड नगर, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। और 2012 में इनकी 125वीं जयंती मनाई गई, और उसी के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा घोषणा किया गया कि हर वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाएगा। संख्या सिद्धांत पर रामानुजन के अद्भुत कार्य के लिए उन्हें संख्याओं का जादूगर भी माना जाता है। और उनके जीवन पर एक फिल्म बना है, वो कौन सा फिल्म है? द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, ये इनके जीवन पर आधारित पुस्तक है। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, कुछ और अगर हम बात करते हैं आपका दिवस का, अंतर्राष्ट्रीय दिवस का, तो आप नोट कीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आपके आने वाले पेपर में देखने को मिलेगा। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कितने लोगों को पता है? नहीं पता होगा, 10 अक्टूबर। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? नहीं पता, 7 अक्टूबर। ठीक है, विश्व शिक्षक दिवस सबको पता है, 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो विश्व की बात की गई है तो ये मनाया जाता है कब? 5 अक्टूबर। ठीक है, 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय विरजन दिवस 1 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? 30 सितंबर। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सेल को। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये सम्मान दिया गया है। देखिए, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी सेल को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इस्पात के क्षेत्र में वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जो पुरस्कार है इस श्रेणी के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है, और यह पुरस्कार उद्योग जगत को अपने पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन को बेहतर करने और एक मानक स्थापित करने के लिए अपने साथी उद्यमों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, इंकरेज करता है। और सेल जो है लगातार 2 वर्षों से इस पुरस्कार का विजेता रहा है। तो देखिए, आपको मैं बताऊं सेल के बारे में। ठीक है, सेल के बारे में थोड़ा चीज़ों को मैं आपको क्लियर कर दूं। सेल जो है यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये अस्तित्व में कब आया था? तो ये अस्तित्व में आया था आपका 19 जनवरी 1954 को। ठीक है, अगर वर्तमान में हम देखते हैं इसके सीईओ तो हैं सोमा मंडल। सोमा मंडल इसके सीईओ हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ठीक है, और आपको एक और चीज़ नोट करनी चाहिए कि पूरे विश्व में स्टील प्रोडक्शन में
20वां स्थान आता है आपका सेल का। 20 लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में, अक्रॉस वर्ल्ड, ठीक है। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए इंडिया में तो पहला स्थान आता है, ठीक है, सेल का। और यहाँ पे हम लोगों को देखा कि ये जो अवार्ड है, कौन सा अवार्ड, पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार, तो ये दिया गया किसके द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। तो ये जो संस्था है ये कहाँ की संस्था है, ब्रिटेन की है, इंग्लैंड की है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1903 में हुआ था, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है लंदन, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है किस रंग का सबसे लंबा तरंग धैर्य होता है। तो आप सबको पता है भी से वायलेट का कम और रेड का ज़्यादा, है ना, यही होता है ना। तो देखिए लाल का कितना होता है, 625 से 740 नैनोमीटर, नारंगी का 590 से 625 नैनोमीटर, पीला का 565 से 590 नैनोमीटर। वहीं अगर हम देखते हैं हरा का तो 500 से 565 नैनोमीटर, आसमानी का 485 से 500 नैनोमीटर, नीला का 440 से 485 नैनोमीटर, और बैगनी का 380 से 440 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये आप क्रम यहाँ से याद रख सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है आर्टिका एम किस देश का प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह है। आर्टिका एम जो है वह कौन से देश का प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस, ठीक है। रशियन स्पेस एजेंसी जो है रोस्कोसमोस, इसने पहला आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो कि आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की मॉनिटरिंग करेगा, निगरानी करेगा। और ये रसिया के नॉर्थ रीजन जो है उसमें 24 घंटे सतत निगरानी प्रदान करेगा। आर्कटिका एक उपग्रह है जो कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों की पिक्चर को हर 15 से 30 मिनट में प्रसारित करेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रसिया की, तो रसिया का जो कैपिटल है मॉस्को है। कहाँ पे है, मॉस्को में, ठीक है। और सबसे बड़ा शहर भी है, सबसे बड़ा शहर भी है रसिया का। अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो आप सबको पता है व्लादिमीर पुतिन जो है यहाँ की कौन है, प्रेसिडेंट है, ठीक है। व्लादिमीर पुतिन जो है प्रेसिडेंट हैं। और जिस तरह से हमारे देश में राज्यसभा अपर हाउस होता है और लोकसभा जो है लोअर हाउस होता है, उसी तरह से वहाँ का अपर हाउस जो है फेडरेशन काउंसिल कहलाता है, और लोअर हाउस जो होता है उसको स्टेट ड्यूमा कहा जाता है। और करेंसी आप सबको पता है यहाँ पे चलता है रशियन रूबल, ठीक है, इतना याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है पुस्तक किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, इसके लेखक कौन है। चलिए बताइए। तो ये कौन है भाई, विकास खन्ना, ठीक है। पुस्तक है किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, इसके लेखक हैं विकास खन्ना, ठीक है। और ये 2021 में प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक के लेखक जो है विकास खन्ना, ये क्या है, पेशे से सेफ हैं, ठीक है। और इस पुस्तक में उन्होंने अपनी जो पहल है फिट इंडिया, इसके विषय में लिखा है। और इस पहल के लिए अक्टूबर में एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से इन्हें सम्मानित किया गया, याद रखना, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है फ्रैंक डी बोयर किस देश के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बने हैं। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा नीदरलैंड, ठीक है। नीदरलैंड के मुख्य कोच बने हैं फुटबॉल टीम के। रॉयल डच फुटबॉल फेडरेशन ने फ्रैंक डी बोयर को नीदरलैंड की राष्ट्रीय जो फुटबॉल टीम है उसका नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। और वो जो इस पद पे काबिज हुए किनका स्थान है, रोनाल्ड कोमैन का लिया है, क्योंकि रोनाल्ड कोमैन जो है ये बार्सिलोना के कोच बन गए, ठीक है। उसके बाद ये पद खाली हो गया था तो ये रोनाल्ड कोमैन के स्थान पे इन्होंने इनको नियुक्त किया है। बोयर को वर्ष 2022 में आयोजित होने वाले फुटबॉल विश्व कप तक के लिए करारबद्ध किया गया, यानी कि उस समय तक इनसे एग्रीमेंट किया गया। बोयर ने बतौर खिलाड़ी नीदरलैंड की तरफ से 122 मैच खेले हैं, 112 मैच खेले हैं, ठीक है। कितना, 112 मैच। और बोयर ने 2011 और 2014 के मध्य अजाक्स के मैनेजर के रूप में रिकॉर्ड 4 बार लगातार डच लीग का खिताब जीता था। इसे याद रखिएगा। नीदरलैंड की जब बात आई, नीदरलैंड का कैपिटल जो है एम्स्टर्डम है, लेकिन बहुत लोग हेग बोलते हैं, याद रखिएगा नीदरलैंड का कैपिटल क्या है, एम्स्टर्डम है, ठीक है। एम्स्टर्डम जो है कैपिटल नीदरलैंड का। और यहाँ पे करेंसी चलती है यूरो चलता है। और पीएम जो है मार्क रूट है, मार्क रूट जो है यहाँ के पीएम है, इस चीज़ को याद रखिएगा।
तो इस तरह लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या जो है 545, इसमें किस वर्ष तक बदलाव नहीं लाया जा सकता। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो आप सबको जो हम लोगों ने रटा है, जो पढ़ा है कि 545 होता है, लेकिन वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या है वो है 543। तो ये क्या था कि पहले निर्वाचित होके आते थे, है ना, निर्वाचित होके आते थे, लेकिन इसमें 2 और होते थे ऐड, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता था। उसके बाद ये होता था 545, ठीक है। लेकिन अभी कितना है, 543। क्यों है, क्या है, कैसे है, इसको हम जानते हैं। देखिए, हमारा जो संविधान है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ चलता है। तो सदस्यों की संख्या जो है 545 निर्धारित की गई थी, जिसमें 543 का चुनाव होता था, जिसमें से कि अगर देखा जाए तो इसमें 84 सीट जो था, ठीक है, 84 सीट जो था वो अनुसूचित जाति के लिए था, और 47 सीट जो है वो आपका अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। और इसके अलावा, ठीक है, 543 में से इतने तो रिजर्व हैं, और इसमें 2 सीट जो है एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व था, ठीक है, एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व था। लेकिन इसी को अब क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। कैसे किया गया, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं कि देखिए, इन लोग का जो 2 लोग जो थे एंग्लो इंडियन, इनका कार्यकाल जो था वो 20 जनवरी 2020 को रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग इनका कार्यकाल पूरा हुआ, और इसके बाद इसको रिन्यू नहीं किया गया, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पे अब क्या है, वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है वो 543 है, ठीक है। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो संविधान है, इसका अनुच्छेद 331, ठीक है, अनुच्छेद 331 और 333, इन दोनों अनुच्छेदों के मुताबिक लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य और विधानसभा में 1 सदस्य के आरक्षण का प्रावधान दिया गया। तो देखिए, ये जो आपका 331 है ये लोकसभा के लिए है, और 333 जो है विधानसभा के लिए। 331 में जिक्र किया गया है कि अगर राष्ट्रपति को लगे कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह 2 लोगों को लोकसभा के लिए नामांकित कर सकते हैं, ठीक है, ये राष्ट्रपति के पास था। और वहीं विधानसभा की बात करें तो 333 अनुच्छेद के तहत यह आरक्षण लागू है। फिलहाल 14 राज्यों में जो विधानसभा है उसमें इस समुदाय के सदस्य नामांकित है। अगर हम अनुच्छेद 366 की बात करते हैं, आर्टिकल 366 की, तो इसके अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति के पिता या उसके कोई पुरुष वंशज यूरोपीय रहे हों और वह भारत में आकर बस गए हों, तो वह एंग्लो इंडियन के अंदर आएंगे या एंग्लो इंडियन कहलाएंगे। कौन, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, एंग्लो इंडियन का डिफिनेशन क्या है। संविधान की अनुच्छेद 366 में वर्णित है कि अगर किसी व्यक्ति के पिता या उसके कोई पुरुष वंशज यूरोपीय रहे हों और वह भारत आकर बस गए हों, तो वह एंग्लो इंडियन कहलाएंगे, ठीक है। ये प्रावधान रखा गया, ठीक है। अब देखिए, हमारा जो संविधान है, इसका 84वां संसदीय अधिनियम जो आया 2001 में, इसका अनुपालन करते हुए 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में विभिन्न राज्यों को आवंटित किए मौजूद जो सीट है उसकी कुल संख्या 2026 तक अपरिवर्तित रहेगी, यानी कि जो 543 है वो अपरिवर्तित रहेगा। और ये जो था 10 वर्षों में आरक्षण जो है क्या होता था, रिवाइज होता था, और ये 20 जनवरी 2020 को समाप्त हो गया। उसके बाद इसको रिन्यूअल नहीं किया गया। इस वजह से अभी जो हमारा परिदृश्य है ये 543 सदस्यों की हो गई है, ठीक है। यानी कि अगर पूछा जाए कि वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 543, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि दिल्ली को एनसीटी यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है। तो ये है 69वां संविधान संशोधन, और ये संशोधन कब हुआ था, 1991 में हुआ था, 1991 में। और इसी के अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। एनसीटी की अगर स्थापना की बात करें तो 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई है, ठीक है। हमारा जो 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ, इसके अंतर्गत ये दर्जा दिया गया। और ये पूर्ण कब हुआ, इसकी स्थापना कब हुई, 1 फरवरी 1992 को। और एक आप सब हमेशा सुनते हैं एनसीआर, है ना। एनसीआर क्या है, नेशनल कैपिटल रीजन। इसके अंतर्गत मेनली जो 3 राज्य जो आते हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, और एक केंद्र शासित प्रदेश आता है दिल्ली, ठीक है। अगर टोटल देखा जाए तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का 24 डिस्ट्रिक्ट आता है, ठीक है। और इनमें अगर आप लिस्ट देखेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है, 24 लिस्ट, ठीक है। और उसके बाद दिल्ली का जो डिस्ट्रिक्ट है वो आ जाता है, ठीक है। टोटल एरिया की अगर हम बात करते हैं एनसीआर की, तो 55,083 किलोमीटर स्क्वायर है।
ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और अगर मीटर की बात करते हैं तो 21,268 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं कि जो यहाँ पे बात हुई है हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की और राजस्थान की। राजस्थान के 2 जिले हैं इसमें आते हैं, उत्तर प्रदेश की 8 जिले इसमें आते हैं और बाकी के 8 तो 10 और यहाँ कितने बचे 14 जो है हरियाणा के आते हैं। ठीक है, याद रखना आपको ये चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा गेहूं की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है? वह कौन सी मिट्टी है जो कि गेहूं की उपज के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, अच्छी मिट्टी मानी जाती है? तो यह है दोमट मिट्टी। ठीक है, कौन सी मृदा? दोमट मृदा। गेहूं के वर्धन काल यानी जो बढ़ते समय होता है उसके मध्यम तापमान और वर्षा और शस्य कीर्तन जो कि फसल की कटाई होती है, इसके समय जो तेज धूप की आवश्यकता होती है और इसका विकास जो है सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। ठीक है, सुअपवाहित दोमट मृदा जो होती है उसमें सर्वोत्तम ढंग से इसकी क्या होती है? विकास होती है। अगर हम गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं जो है ये आपका विंटर ऋतु में होने वाला रबी फसल है। कैसा फसल है? रबी फसल है। ठीक है, और चीन जो है पूरे विश्व में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है और भारत के अगर हम स्थान देखते हैं तो विश्व में दूसरा स्थान आता है। हम लोगों ने देखा कि गेहूं जो है रबी फसल है और उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे अधिक 40% गेहूं का उत्पादन करता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है तो उत्तर प्रदेश में होता है और पूरे भारत का 40% गेहूं का उत्पादन जो है अकेले उत्तर प्रदेश करता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि कनाडा बांध या इसे मसान जोर बांध भी कहा जाता है किस नदी पर है? कनाडा बांध जो है ये आपका मयूराक्षी नदी पे है। मयूराक्षी नदी की अगर हम बात करते हैं तो इसको मोर नदी भी कहा जाता है और भारत के वेस्ट बंगाल और झारखंड राज्यों में बहने वाली नदी है और ये आपका हुगली नदी जो है इसका उपनदी है। अगर स्रोत की बात करते हैं यानी उद्गम की बात करते हैं, जहाँ से निकलता है, सोर्स की बात करते हैं तो त्रिकुट पहाड़ी है जो कि कहाँ पे है? देवघर झारखंड में। अगर इसकी लंबाई हम देखते हैं तो इसकी लंबाई जो है 250 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है? 250 किलोमीटर। और अगर मील में देखते हैं तो 155 मील। देखिए कनाडा बांध इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये कनाडा बांध जो है कनाडा के सहयोग से बनाया गया था और ये झारखंड का दुमका जिला जो है यहाँ पर अवस्थित है। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें आई हैं, आपका वेस्ट बंगाल और झारखंड। तो इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊँ। झारखंड का जो कैपिटल है रांची है। ठीक है, रांची है, लेकिन याद रखिएगा सब कैपिटल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो कैपिटल आप लोगों को देखा और सब कैपिटल की बात करते हैं तो दुमका है। ठीक है, अगर हम सबसे बड़ा शहर की बात करते हैं, लार्जेस्ट सिटी की बात करते हैं तो जमशेदपुर है। ठीक है, जमशेदपुर है। वहीं अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 24 जिला है और यहाँ पे गवर्नर वर्तमान में है रमेश बैस। ठीक है, रमेश बैस यहाँ के गवर्नर हैं और हेमंत सोरेन जो है सीएम है। ठीक है, सीएम है। ठीक है, गवर्नर हैं। दोनों चीज़ को याद रखिएगा। अगर हम विधानसभा की सीटों की संख्या की बात करते हैं तो यहाँ पे 81 है। लोकसभा की सीटों की संख्या की बात करते हैं तो 14 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या की बात करते हैं तो 6 है। अगर लिटरेसी रेट साक्षरता दर की बात की जाए 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे जो रहा है वो आपका रहा है 67.6%। वहीं अगर आप यहाँ पे लिंगानुपात की बात करते हैं, सेक्स रेशियो की बात करते हैं 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग तो 948 महिला हैं 1000 पुरुष पे। ठीक है, अब देखिए कुछ राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ का जो राजकीय पक्षी है वो आपका कोयल है और वहीं फ्लावर की बात करते हैं तो पलाश है। और अगर आपसे पूछा जाए ट्री तो साल याद रखिएगा झारखंड का। और आपका अगर पूछा जाए मैमल्स के बारे में तो इंडियन एलिफेंट है। इंडियन एलिफेंट जो है क्या है? मैमल्स है। कहाँ का? आपका झारखंड का। उसके बाद वहीं अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की तो वेस्ट बंगाल का कैपिटल आपको पता है कोलकाता है और सबसे बड़ा शहर भी कोलकाता है। ठीक है,
वहीं अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं झारखंड की, तो ये नोट कर लीजिएगा 15 नवंबर 2000। और अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950। ठीक है, देखिए एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे गवर्नर जो हैं वर्तमान में कौन है, जगदीप, है ना, जगदीप धनखड़ है। ठीक है, और ममता बनर्जी जो हैं कौन है, सीएम है। विधानसभा की सीटों की संख्या जो वेस्ट बंगाल में है 294 है, 294 है। लोकसभा की सीट यहाँ पे 42 है और राज्यसभा की सीट यहाँ पे 16 है। लिटरेसी रेट अगर हम 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो 77.08% है। और सेक्स रेशियो की बात करें तो 987 महिला हैं 1000 पुरुष पे। यहाँ पे जो मैमल्स की बात करें तो फिशिंग कैट यहाँ का स्टेट मैमल्स है। बर्ड की बात करें तो वाइट थ्रोटेड किंगफिशर है। फ्लावर की बात करते हैं तो नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन जो है यहाँ का फ्लावर है। और ट्री की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल का ट्री जो है वो है आपका चैटिम ट्री। ठीक है, इतना आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर आप देख रहे हैं कि स्टेट से रिलेटेड जो है लोकसभा की सीट कितनी है, राज्यसभा की सीट कितनी है, कौन वर्तमान में गवर्नर है, इन सभी से क्वेश्चंस बन रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत पंख अभियान शुरू किया है। पंख अगर देखें तो PANKH यही है ना। तो आगे इसकी बात हम करते हैं। देखिए तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत पंख अभियान शुरू किया। क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख अभियान जो है इसका उद्देश्य किशोरी बालिकाओं को प्रोटेक्शन, P फॉर प्रोटेक्शन, A फॉर अवेयरनेस, N फॉर न्यूट्रिशन यानी पोषण, K फॉर नॉलेज यानी जानकारी और H फॉर हेल्थ या फिर हाइजीन कह ले, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, इससे जोड़ते हुए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उनका विकास सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। और इसके अलावा ग्राम स्तर पर सामुदायिक पहल पर एक जिम्मेदारी के साथ किशोरियों के विकास हेतु जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर इस अभियान की बात करते हैं तो इसके तहत सामाजिक कल्याण, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किशोरियों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके तहत डेटाबेस तैयार करके उनके विकास की निगरानी की जाएगी, मॉनिटरिंग की जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं MP की, तो देखिए मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है आप सबको पता है कहाँ पे है, भोपाल है। लेकिन इसका अगर हम सबसे बड़ा शहर की बात करते हैं तो इंदौर है। इंदौर कहाँ पे है, इंदौर में। देखिए इसका स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुआ था मध्य प्रदेश का। गवर्नर जो वर्तमान में है मंगूभाई C पटेल हैं और शिवराज सिंह चौहान जो है वर्तमान में CM है। विधानसभा की सीट यहाँ पे 230 है, लोकसभा की सीट यहाँ पे 29 है और राज्यसभा की सीट यहाँ पे 11 है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बताऊं कि यहाँ का जो हाई कोर्ट है, ठीक है, जनरली क्या होता है कि किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट जो होता है वो कहाँ पे होता है, कैपिटल में होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ का जो हाई कोर्ट है उसका हेड क्वार्टर कहाँ है, जबलपुर। ठीक है, जबलपुर याद रखिएगा। लिटरेसी रेट की बात करें तो 70.6% है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। और सेक्स रेशियो की बात करें तो 931 महिला हैं 1000 पुरुष पे। अगर यहाँ पे हम स्टेट मैमल्स की बात करते हैं तो बारहसिंघा है। बर्ड की बात करते हैं तो इंडियन पैराडाइज है। फिश की बात करते हैं तो महसीर जो है यहाँ का राजकीय मछली है। और राजकीय फूल की बात करते हैं तो प्लास है। और फ्रूट की बात करें तो मैंगो। और ट्री की बात करें, राजकीय वृक्ष की बात करें तो बनियान ट्री है। देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये मनाया जाता है आपका कब, 24 जनवरी को। याद रखिएगा 24 जनवरी को ये आपका मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था, 2008 में। याद रखिएगा 2008 में पहली बार मनाया गया था। और हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है यह कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। याद रखना है आपको, ठीक है। हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट सिरुवानी निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो किस राज्य में है भाई, तमिलनाडु में।
देखिए जनवरी 2021 में वैज्ञानिकों ने भारत में फल मक्खी की एक नई प्रजाति की खोज की है, ठीक है। और ये जो फल मक्खी है यानी इसको फ्रूट फ्लाई कहते हैं, तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में मिला है। और इस फल मक्खी का नाम तमिलनाडु के पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट सिरुवानी के नाम पर यूफ्रंटा सिरुवानी रखा गया है। क्या रखा गया है? यूफ्रंटा सिरुवानी रखा गया है। और ये जो नई मक्खी प्रजाति है ये आपका ट्रैफिडे परिवार से संबंधित है। कौन से फैमिली से है? ट्रैफिडे फैमिली से बिलोंग करता है। और ये जो खोज है हाल ही में जूटैक्सा पत्रिका में प्रकाशित हुई है। ये जो रिसर्च है ये आपका जूटैक्सा पत्रिका में प्रकाशित हुई है। और शोधकर्ताओं के अनुसार जीनस यूफ्रंटा से संबंधित 104 अभी नोन प्रजातियां हैं जो कि विश्व भर में फैली हुई हैं पूरे वर्ल्ड में। लेकिन 104 में से 14 जो हैं वो सिर्फ इंडिया में है, ठीक है। इन प्रजातियों में से 14 भारत में पाई जाती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन है? जो पुस्तक है मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 इसके लेखक कौन है? तो यह चांदमल कुमावत, याद रखिएगा, ठीक है। चांदमल कुमावत इसके लेखक हैं। पुस्तक जो ये है मोदी इंडिया कॉलिंग ये 16वें प्रवासी दिवस के अवसर पर प्रकाशित की गई है। और इस पुस्तक को जनवरी 2021 को, ठीक है, जनवरी 2021 में मनीष मीडिया जयपुर के अध्यक्ष चांदमल कुमावत ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भेंट किया था, ठीक है। और इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 107 विदेश यात्राओं का उल्लेख किया गया है। देखिए इसके साथ साथ इनका और पुस्तक है ज्वेल्स ऑफ गुजरात और ज्वेल्स ऑफ मध्य प्रदेश। इसके भी लेखक जो हैं चांदमल कुमावत जी हैं, ठीक है। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाता है। और 16वें प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया गया इसका मुख्य विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और आई थिंक आपको क्वेश्चंस यहाँ से सारे डाउट जो रहे होंगे क्लियर हुए होंगे। तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। हमने लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में।